मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारा करंट अफेयर। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वही हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो दोस्तों आपको पता है कि अभी राजस्थान के जो राज्यपाल थे कलराज मिश्र, उनका जो है कार्यकाल समाप्त होने के बाद हरिभाऊ किशन बागड़े को जो है राजस्थान का 45वां राज्यपाल नियुक्त किया गया है। इनको जो शपथ है 31 जुलाई 2024 को शपथ दिलाई गई, और शपथ दिलाने का जो काम है मेनली किसका होता है, जो राजस्थान के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं श्री मनेंद्र मोहन श्रीवास्तव साहब, इनको जो है शपथ दिलाई गई थी। और इनका जो नियुक्ति पत्र है वो सुधांशु पंत, जो हम राजस्थान के मुख्य सचिव हैं, इन्होंने पढ़कर सुनाया है, नियुक्ति वारंट पत्र सुनाया है। क्योंकि ये जो नियुक्ति पत्र वारंट होता है जो कि राष्ट्रपति द्वारा जो है साइन किया हुआ रहता है, तो द्रौपदी मुर्मू जो हमारी राष्ट्रपति हैं उन्होंने जो है ये साइन किया, और सुधांशु पंत CS का ये काम होता है कि वो उसको पढ़कर सुनाए। हरिभाऊ किशन बागड़े जो कि महाराष्ट्र विधानसभा से 2014 से 2019 तक क्या है अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ये महाराष्ट्र सरकार में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री और हॉर्टिकल्चर मंत्री भी रह चुके हैं। हरिभाऊ किशन जो हैं बागड़े, ये जो औरंगाबाद जिला, महाराष्ट्र के अंदर एक औरंगाबाद जिला है, वहाँ से ये आते हैं। और 1985 में पहली बार ये जो है विधायक MLA का चुनाव लड़ा, और इन्होंने 1985 में पहली बार जो है चुनाव जीता। तो MLA 1985 में बन गए थे। साथ ही साथ हम बात करें तो श्री गुलाब चंद कटारिया जो है पहले असम के राज्यपाल थे, जिनको पंजाब का राज्यपाल और चंडीगढ़ का प्रशासक भी नियुक्त किया गया है। गुलाब चंद कटारिया जो है, आपको ध्यान है कि असम के राज्यपाल नियुक्त थे पहले, अभी इनका हाल ही में जो है पंजाब का तो राज्यपाल बना दिया गया है। और चंडीगढ़ जो है केंद्र शासित प्रदेश है, आपको पता है, तो केंद्र शासित प्रदेश में प्रशासक की नियुक्ति होती है, तो प्रशासक भी गुलाब चंद कटारिया साहब को बनाया गया है। साथ ही हम बात करें कि भाजपा के एक नेता हैं ओम प्रकाश माथुर, तो ओम प्रकाश माथुर OP माथुर को जो है सिक्किम का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। सिक्किम का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। आपको पता है 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल की नियुक्ति होती है, और वो कौन से संविधान संशोधन के तहत होती है, ये संविधान में लिखा हुआ है, 7वें संविधान संशोधन के तहत जो है वो नियुक्ति की जाती है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। आगे देखो, श्री मोहन लाठर, श्री ML लाठर, आपको पता है कि राजस्थान के DGP रहे हैं ये। इनको जो है 9 जुलाई 2024 को मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में, राजस्थान में मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में इनको जो है नियुक्त किया गया है। ये राज्यपाल इनकी नियुक्ति करते हैं। तो राज्यपाल जो है तत्कालीन समय में कौन थे, कलराज मिश्र साहब थे। ठीक है, कलराज मिश्र साहब थे, क्योंकि 31 जुलाई 2024 को जो है बागड़े साहब आए हैं, उससे पहले कौन थे, कलराज मिश्र साहब थे। ठीक है, तो राजस्थान में जो है DGP रह चुके हैं। इसके अलावा भी हम बात करें तो श्री सुरेश चंद्र गुप्ता, श्री महेंद्र कुमार पारक और श्री टीकाराम शर्मा को सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है। तो सूचना आयुक्त अलग होते हैं और मुख्य सूचना आयुक्त एक रहता है, उसके अलावा जो अन्य रहते हैं वो सूचना आयुक्त रहते हैं। तो मुख्य सूचना आयुक्त तो कौन है, ML लाठर साहब। कौन है, ML लाठर साहब, श्री मोहन लाल लाठर। इसके अलावा सुरेश चंद्र गुप्ता, महेंद्र कुमार पारक और टीकाराम शर्मा को सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है। ठीक है, राज्य सूचना आयोग के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी कर लेते हैं। तो इसकी जो स्थापना है वो 18 अप्रैल 2006 को इसकी स्थापना हुई थी। 13 अप्रैल 2006 को यह अधिसूचित हुआ था। राज्य सूचना आयोग एक क्या है, वैधानिक निकाय है। क्या है दोस्तों, एक वैधानिक निकाय। इसकी संरचना की हम बात करें तो 1+10 मतलब 1+10 मतलब एक तो उसका मुख्य सूचना आयुक्त हो गया और 10 जो है अन्य सूचना आयुक्त हो गए। तो अभी जो है एक मुख्य सूचना आयुक्त तो श्री सुरेश चंद्र गुप्ता, महेंद्र कुमार पारक और श्री टीकाराम शर्मा, इनको जो है सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है। और ML लाठर को क्या किया गया है, मुख्य सूचना आयुक्त। ठीक है, वार्षिक प्रतिवेदन ये जो है राज्य सरकार को देते हैं। और प्रथम अध्यक्ष जो थे इसके कौन थे, वो थे MD कोरानी साहब। कौन थे, MD कोरानी साहब सूचना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। कब, 2006 के अंदर। ठीक है दोस्तों, जस्टिस एस चंद्रशेखर की हम बात करें तो केंद्रीय विधि मंत्रालय ने 3 जुलाई 2024 को झारखंड के हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एस चंद्रशेखर का ट्रांसफर राजस्थान हाई कोर्ट में कर दिया है। तो अभी राजस्थान हाई कोर्ट में जस्टिस एस चंद्रशेखर आए हैं ट्रांसफर होके, कहाँ से, झारखंड से। तो इस तरह से जो है अब न्यायाधीशों की संख्या राजस्थान में 33 हो चुकी है। मतलब 33 मतलब 1+1 तो मुख्य न्यायाधीश और अन्य जो है न्यायाधीश जो है 32। तो इस तरह से 33 जो है संख्या हो चुकी है। वर्तमान में 3 महिला न्यायाधीश हैं अपने राजस्थान के हाई कोर्ट के अंदर, जिसमें एक है रेखा बोरान, दूसरी है नुपुर भाटी
और तीसरी है शुभा मेहता। ठीक है, रेखा बोरान, नुपुर भाटी और शुभा मेहता, ये 3 जो है महिला न्यायाधीश हैं। आगे देखो, राजस्थान नागरिक विमान नीति 2024। तो राजस्थान में क्षेत्रीय हवाई संपर्क में सुधार करने और पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नागरिक विमानन नीति 2024 को 2 जुलाई 2024 को राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी प्रदान कर दी है। ये विमान नीति जो है प्रशिक्षण सुविधाओं, विमान सेवाओं को बढ़ाने के लिए और एयरोस्पेस गतिविधियों को विकसित करने के लिए की गई है। इसके तहत जो है किशनगढ़ में और झालावाड़ में और भीलवाड़ा में क्या बनेंगे, फ्लाइंग स्कूल खोले जाएंगे। किशनगढ़, भीलवाड़ा और झालावाड़ में फ्लाइंग स्कूल खोले जाएंगे और कोटा में जो है ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाया जाएगा। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कहाँ बनाया जा रहा है, कोटा के अंदर। इसके अलावा जयपुर में एरो सिटी भी बनाई जाएगी। तो जयपुर में भी एरो सिटी की बात की गई है, जिसमें होटल, रेस्टोरेंट, है ना, आधारभूत सुविधाएं विकसित की जाएगी। राज्य के विभिन्न हवाई अड्डों पर कार्गो सुविधा भी प्रारंभ की जाएगी। तो इस तरह से जो है ये नीति है, इसमें जो ये सारी चीज़ें रखी गई है। तो ये ध्यान रखना कि कोटा में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने की बात की गई है और किशनगढ़, झालावाड़ और आपके भीलवाड़ा के अंदर क्या फ्लाइंग स्कूल खोले जाएंगे। अक्षय ऊर्जा नीति 2023 में जो है संशोधन हुआ है और ये जो संशोधन हुआ है उसकी हम बात कर लेते हैं। अक्षय ऊर्जा नीति, ग्रीन एनर्जी की हम बात करें, 2023 में संशोधन हुआ है और 2 जुलाई 2024 को जो है ये अक्षय ऊर्जा नीति 2023 और राजस्थान भू राजस्व संयंत्रों की स्थापना हेतु राज्य की भूमि के आवंटन को लेकर, मतलब अक्षय ऊर्जा नीति के जो आवंटन है उसको लेकर जो है सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए जो भूमि का आवंटन है दोस्तों, उसके लिए जो है वो आवंटन जो डीएलसी दर की 7.5% पर किया जा सकेगा। अब 2 हेक्टेयर भूमि पर 1 मेगावाट की दर से सौर ऊर्जा का उत्पादन हो सकेगा। मतलब 2 हेक्टेयर अगर भूमि है उस पर 1 मेगावाट जो है प्लांट लगाया जा सकेगा सौर ऊर्जा वाला। ठीक है, इससे जो राजस्व अर्जन में तो बढ़ोतरी होगी ही, साथ साथ निवेश और रोजगार के नए अवसर भी सर्जित होंगे। तो आपको इम्पोर्टेंट क्या ध्यान रखना है कि 7.5% पर जो है इसका क्या किया जाएगा, डीएलसी दर पर आवंटन किया जाएगा। राजस्थान सहित देश में 3 नए कानून लागू हो गए हैं और 3 ये नए कानून कौन कौन से लागू हुए हैं उसकी हम बात कर लें तो 1 जुलाई 2024 से जो है ये कानून लागू हो गए हैं। और सबसे पहले जो है लागू करने वाला, मतलब 3 नए कानून कौन कौन से, पहले हम ये देख लेते हैं। तो 3 नए कानून हैं दोस्तों, 3 नए कानून हैं आपके भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय संहिता, दूसरा है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और एक है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो 3 कानून हैं, इसके बारे में हम थोड़ी आगे चर्चा करेंगे। तो इसके तहत जो पहला केस मध्य प्रदेश में दर्ज किया गया है, इन कानून जो 3 नए लागू किए हैं उसके बाद जो है पहला केस जो आया है वो मध्य प्रदेश में जो है इसमें दर्ज किया गया है। राजस्थान में इन कानूनों के तहत पहला मामला जो सामने आया था वो पाली के सादड़ी थाने में दर्ज हुआ है। तो दोस्तों पूछा जा सकता है, सीईटी के अंदर जरूर पूछा जा सकता है कि कहाँ पर जो है राजस्थान के अंदर पहला केस दर्ज हुआ है, तो पाली के सादड़ी थाने के अंदर ये दर्ज हुआ है। 3 कानून कौन कौन से हैं वो हम देख लेते हैं। भारतीय नागरिक संहिता और भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो दोस्तों आपको पता है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की हम बात करें, BNSS, तो ये जो हमारे CRP चलती थी ना राजस्थान, है ना, तो इसे CRPC चलती थी जो प्रक्रिया संहिता थी, उसकी जगह जो है ये कानून लागू किया गया है। भारतीय न्याय संहिता जो है इंडियन पेनल कोड IPC की जो धाराएं थी उसकी जगह जो है नई धाराएं अभी इसमें जोड़ दी गई है। तो IPC की जगह भारतीय न्याय संहिता अभी लागू किया गया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 चलता था पहले, तो अभी जो है इसको जो है चेंज कर दिया है और अभी भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2024 लागू 2023 लागू हो गया है। इसके बारे में भी हम आगे और चर्चा करेंगे दोस्तों, तो तब आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ए हेल्प योजना है, इसकी हम बात करें तो ए हेल्प योजना जो है 1 जुलाई 2024 को राजस्थान में लागू की गई है। ए हेल्प से मतलब क्या है, एग्रीगेटेड एजेंट फॉर हेल्थ एंड एक्सटेंशन ऑफ लाइव स्टॉक प्रोडक्शन। मतलब ये योजना जो है केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय की संयुक्त पहल है। उत्तर भारत में इस योजना को लागू करने वाला राजस्थान दूसरा प्रदेश है। ए हेल्प योजना जो है वो पशुधन, मत्स्य पालन, है ना,
इनसे संबंधित है और ग्रामीण विकास मंत्रालय, मत्स्य पालन और पशुधन और डेयरी मंत्रालय के संयुक्त जो है तत्वाधान में ये लागू की गई है। उत्तर भारत में जो है इसे लागू करने वाला राजस्थान कौन सा स्टेट है? दूसरे नंबर का स्टेट है। यह योजना जो है वर्तमान में 11 राज्यों में संचालित है। इस योजना का जो उद्देश्य है, हम उसकी बात करें तो उद्देश्य क्या है दोस्तों? स्वास्थ्य और पशुधन उत्पादन के विस्तार के लिए मान्यता प्राप्त अभिकर्ता को स्थापित करना। मतलब इस योजना का उद्देश्य क्या है? स्वास्थ्य और पशुधन उत्पादन के विस्तार के लिए मान्यता प्राप्त मतलब एजेंटों को स्थापित करना है। ठीक है, तो इस राजस्थान में 9,000 पशु सखियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है ए हेल्प योजना के तहत, है ना। मतलब एक तरह से जो है महिलाओं को या फिर एजेंट्स को प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि जो है पशुओं का जो है एक तो पशुधन में भी उत्पादकता आए, दूसरा जो है दूध में भी उत्पादकता आए। राजस्थान के लिए केंद्रीय बजट 2024 में कुछ प्रावधान किए गए हैं, तो वो हैं 4.46 करोड़ लोगों को खाद्य सुरक्षा। तो केंद्र सरकार ने पूर्ण बजट में खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को आगामी 5 वर्ष तक मुफ्त अनाज दिए जाने की घोषणा करी है। तो राजस्थान में इस योजना के तहत 4.46 लाख लोग जुड़ चुके हैं। ठीक है, पहली घोषणा तो ये। दूसरे, किसानों को तिलहन मिशन का लाभ दिया जाएगा। दलहन और तिलहन के लिए नए मिशन एवं इनके उत्पाद भंडारण मार्केटिंग के लिए विशेष जो है प्रयास की घोषणा की गई है। राजस्थान में 86.66 लाख किसानों को इससे क्या होगा? फायदा होगा। दूसरा, मारवाड़ इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट। मारवाड़ इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट की हम बात करें, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये पूछा जाएगा 100%, क्योंकि इसके अंदर जो है जोधपुर, मारवाड़ वाला जो क्षेत्र है, जोधपुर, पाली और मारवाड़ इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट में करीब 1578 एकड़ जमीन पर विकसित किया जाएगा और ये 922 करोड़ लागत आएगी इस पर। कितनी जमीन है? 1578 एकड़, जिस पर 922 करोड़ रुपए की लागत आएगी। मतलब मोटा मान लो 1000 करोड़ रुपए इस पे इन्वेस्ट किए जाएंगे। केंद्रीय करों में राजस्थान के हिस्से की हम बात करें तो केंद्र द्वारा जो कर इकट्ठा किया जाता है, जो टैक्स इकट्ठा किया जाता है, उसमें जो है राजस्थान का कितना हिस्सा होता है? इस बार जो है राजस्थान को 75,156 करोड़ रुपए मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 75,156 करोड़ दिए जाएंगे। केंद्रीय करों में पिछली बार राज्य को 66,556 करोड़ रुपए मिले थे, इस बार 75,000 करोड़ रुपए मिलेंगे। ये मोटा ध्यान रखना है। ठीक है, केंद्रीय करों में एकत्रित कुल करों में राजस्थान की हिस्सेदारी कितनी है? 6.26%। ये पूछा जा सकता है दोस्तों, इसको इंपॉर्टेंट लगा देना। केंद्रीय करों में राजस्थान की हिस्सेदारी कितनी है? 6.26%। वित्त एवं विनियोग विधेयक पर चर्चा के जवाब में मुख्यमंत्री की कुछ घोषणाएं हुई है। तो 29 जुलाई 2024 को बजट पास हुआ था और तो मुख्यमंत्री जी ने, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी श्री भजनलाल शर्मा जी ने कुछ घोषणाएं करी है। और वो घोषणाएं क्या करी है दोस्तों? वो घोषणाएं ये करी है इन्होंने कि जेडीए की तर्ज पर, जेडीए आपको पता है जयपुर विकास प्राधिकरण, अजमेर में एडीए बोलते हैं अजमेर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में जेडीए बोलते हैं जोधपुर विकास प्राधिकरण। तो इस तरह से जो है बीकानेर में भरतपुर यूआईटी अब जो है विकास प्राधिकरण बनेंगे। तो बीकानेर और भरतपुर यूआईटी मतलब नगरीय न्यास, जेडी का छोटा रूप मान लो, है ना। तो नगर पालिका, नगर परिषद के अलावा, नगर निगम के अलावा यहाँ पर जो है नगरीय न्यास होता था। इनके अलावा यूआईटी के अलावा यूआईटी अब इसको जो है डेवलप करके यहाँ पर विकास प्राधिकरण बनाएंगे, जैसे बीकानेर डेवलपमेंट अथॉरिटी, बीडीए, भरतपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, इनका जो है ये किया जाएगा काम। राजस्थान में एम्स की तर्ज पर 750 करोड़ रुपए की लागत से राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रिम्स बनेगा। मतलब एम्स होता है ना जैसे सेंटर का, तो इस तरह से जो राजस्थान में एम्स की जगह क्या बनेगा? रिम्स बनेगा। और ये आपको पता है RUHS जो हॉस्पिटल है प्रतापनगर में, RUHS राजस्थान जो RUHS है वहाँ पर जो है ये उसको चेंज किया जाएगा, रिम्स बनाया जाएगा उसको। कच्ची बस्तियों में पक्के घर बनाने के लिए आश्रय योजना के तहत 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। कच्ची बस्तियों में पक्के घर बनाने के लिए कितने रुपए दिए जाएंगे? 1 लाख रुपए दिए जाएंगे पक्के घर बनाने के लिए। आश्रय योजना है जो है। अजमेर में क्या होगा? IT पार्क विकसित होगा। अजमेर में कौन सा पार्क विकसित होगा दोस्तों? IT पार्क। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं,
जयपुर में द्रव्यवती नदी का सौंदर्यीकरण किया जाएगा, जो कि अभी वर्तमान में जो है पक्का नाला बन चुका है। राज्य में एनएफएसए के अंतर्गत आने वाले परिवार को नेशनल फूड सिक्योरिटी, है ना, जो अभियान है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अभियान है, उसके अंदर जो परिवार आने हैं उनके सभी परिवार को 450 रुपये में जो है गैस का सिलेंडर मिलेगा। पहले ही जो सिलेंडर मिलता था उज्ज्वला योजना में और बीपीएल परिवारों को ही दिया जाता था, लेकिन अब जो एनएफएसए में जो भी शामिल हो रहे हैं, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में जो ये शामिल हो रहे हैं, उनको जो है क्या दिया जाएगा, ये 450 रुपये में सिलेंडर दिया जाएगा। 10,000 आबादी के गाँवों में, जिन गाँवों की जो जनसंख्या है 10,000 है, वहाँ पर सीमेंट और कंक्रीट से अटल प्रगति पथ बनेंगे। मतलब गांव की एक मुख्य सड़क इस तरह से बनाई जाएगी जो कि सीमेंट और कंक्रीट से होगी, और उसको जो है उसका नाम अटल प्रगति पथ रखा जाएगा। इसके लिए 1,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा गया है। साथ ही साथ हम बात करें कि राजस्थान में शहरी क्षेत्रों के लिए 500 की जगह 1,000 बसों की इलेक्ट्रिक बसें खरीदी जाएगी। पहले जो है 500 बसें इलेक्ट्रिक खरीदने का प्रावधान किया गया था, लेकिन अभी जो है संशोधित जो बजट पेश किया गया है, इसके अंदर बसों की संख्या डबल कर दी गई है। मतलब शहरों के लिए अब 1,000 इलेक्ट्रिक बसें खरीदी जाएंगी। अब तो आपको जयपुर शहर के अंदर लो फ्लोर दिखती है ना, अब वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगी, और शहर में जो ट्रांसपोर्टेशन का काम है वो लो फ्लोर द्वारा जो है इलेक्ट्रिक बसों द्वारा किया जाएगा। राज्य में 5 करोड़ का बजट से इलेक्ट्रोपैथी बोर्ड बनेगा। एक इलेक्ट्रोपैथी बोर्ड का बनाया जाएगा। आगे हम देखें, पाली में, बाली में, खींवसर में, नागौर में, लोहावट में खेल स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। क्या किया जाएगा? खेल स्टेडियम का निर्माण इसमें किया जाएगा। कर्मचारियों की वेतन विसंगतियों को दूर करने हेतु गठित समिति की रिपोर्ट की सिफारिशें 1 सितंबर 2024 से लागू होगी। ये इसमें बजट में कहा गया था, लेकिन अभी तक वो वेतन विसंगति की जो रिपोर्ट है वो लागू नहीं हुई है, और नहीं लागू होने के कारण जो है इसका जो है काफ़ी विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है वर्तमान समय में। साथ ही सीईटी का तो आपको पता है कि जो है पात्रता परीक्षा में जो है 40% अंक लाना अनिवार्य है, और SC/ST कैटेगरी के लिए 5% की इसमें छूट दी गई है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री की प्रमुख घोषणाएं हुई है, जिसमें जो SC और ST और TSP का जो फंड है वो 1,000 करोड़ रुपए था पहले, अब इसको जो बढ़ाकर जो है 1,500 करोड़ रुपए कर दिया गया है। कितना कर दिया गया? 1,500 करोड़ रुपए इसको कर दिया गया है। अनुजा निगम के माध्यम से EWS को ऋण उपलब्ध कराने के लिए अलग से 25 करोड़ रुपए का प्रावधान भी इसमें किया गया है। अनुजा निगम के माध्यम से EWS इसमें जो है इन लोगों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए, EWS को ऋण उपलब्ध कराने के लिए जो है अलग से 25 करोड़ रुपए का क्या किया गया है? प्रावधान किया गया है। दोस्तों, एक बीमारी है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से ग्रसित जो विशेष योग्यजन हैं उनके लिए 1 लाख रुपए तक की व्हील चेयर देने की घोषणा की गई है। तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक ये बीमारी होती है, इससे जो है दिव्यांग जो लोग हो जाते हैं उनके लिए 1 लाख रुपए तक की व्हील चेयर देने की इसमें घोषणा की गई है बजट के अंदर। तो इम्पोर्टेंट है दोस्तों जुलाई वाला करंट अफेयर, क्योंकि यहाँ पर जो है संशोधित बजट जो है पेश किया गया था। अब छात्रावास में रहने वाले बालक बालिकाओं को मासिक अनुदान 2,500 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये किया गया है ना। SC वर्ग के लिए अम्बेडकर तीर्थ योजना शुरू की गई है, तो इसमें क्या है वो हम आगे देखेंगे। अम्बेडकर तीर्थ योजना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। SC वर्ग के लिए अम्बेडकर तीर्थ योजना शुरू की गई है। अनुसूचित जनजाति के विकास हेतु सशक्तिकरण हेतु TSP फंड की घोषणा की गई है, जो कि 1,500 करोड़ रुपये है इसका फंड। इसके अलावा भी हम बात करें तो जनजाति परामर्शदात्री परिषद का गठन इसमें किया गया है। आगे देखो, राशन की डोर स्टेप डिलीवरी की बात करें तो राजस्थान सरकार ने बुजुर्गों, दिव्यांगों के परिवारों को घर पर ही राशन उपलब्ध कराने के लिए एक जो है इनिशिएटिव लिया है। इसमें जिनके सभी सदस्य 18 वर्ष से कम
या 60 वर्ष से अधिक आयु के हैं अथवा निःशक्त हैं, मतलब बुजुर्ग हैं कोई, या कोई दिव्यांग है जिनके घर में कोई 18 वर्ष से कम उम्र का है या 60 वर्ष से अधिक ज़्यादा का व्यक्ति है, तो वहाँ पर जो है राशन मतलब दुकान से नहीं ला सकते, राशन वाली जो पोस्ट मशीन है वहाँ से नहीं लेके आ सकते, उनके लिए घर पे ही राशन प्रोवाइड कराने की बात की गई है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के पात्र 8.66 लाख से अधिक चिन्हित परिवारों को घर पर ही राशन की आपूर्ति कर दी गई है। यह पहल राज्य के खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा शुरू की गई है। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम इतना ही देखेंगे, फिर हम देखेंगे बहुत सारी चीज़ें जुलाई के करंट अफेयर में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए इतना ही। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। आपके जो है एग्ज़ाम में 100% प्रश्न आने की उम्मीद है। धन्यवाद।